नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीजीटी एग्जाम होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यूपी पीजीटी स्पेशल सीरीज प्रारंभ की गई है। इसमें हम यूपी पीजीटी से संबंधित प्रश्नों को और उत्तर प्रदेश अन्य एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस कर रहे हैं। इस स्पेशल सीरीज में कुल अब तक 15 वीडियो हमने अपलोड किया है। ये 16वां वीडियो है। इस सीरीज प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, वर्ग की सदस्यता के आधार पर निर्भर करती है। वर्ग की सदस्यता किसके आधार पर निर्भर करती है, ये पूछा हुआ है। पेन चेंज कर लेते हैं हम। जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षमता और योग्यता के आधार पर। आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्ग एक खुली व्यवस्था होती है। खुली व्यवस्था कहने का मतलब यह होता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता होती है। और वर्ग में आने जाने के लिए किसके आधार पर होता है, तो यह क्षमता और योग्यता के आधार पर। एक व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य होगा, यह उसकी योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे शिक्षक वर्ग, तो शिक्षक वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार की योग्यता रखनी पड़ेगी, तब वह उस वर्ग का सदस्य होगा। जैसे और है धनिक वर्ग, मतलब लखपति या करोड़पति एक वर्ग है, तो आपको कम से कम लाखों रुपए या करोड़ों रुपए होंगे तो आप उस वर्ग में जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार पहुंचता है। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है जाति। तो जाति जो है यह बंद वर्ग है, यानी कहने का मतलब कि यह वर्ग नहीं होता, यह जाति में अप डाउन नहीं कर सकते आप, इसलिए जाति वर्ग नहीं है। जाति को बंद वर्ग कहा है मजुमदार एवं मदान महोदय ने। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का सूची दी हुई है। इधर जो है विवाह का स्वरूप लिखा हुआ है, दूसरी साइड में लिखा हुआ है कौन सी जनजाति कौन से प्रकार के विवाह को करती है। जैसे परिवीक्षा विवाह दिया हुआ है, परिवीक्षा विवाह के सामने कुकी है, हरण विवाह के सामने गोंड है, परीक्षण विवाह जो है भील लिखा हुआ है, सेवा विवाह ये खासा नहीं है दोस्तों, टाइपिंग एरर है, ये खासी जनजाति है। उसके बाद एक जनजाति का नाम लिखा हुआ है थारूती। ये सभी क्या है, जनजातियों के नाम लिखे हुए हैं। अब मैच कराना है कि किस जनजाति में कौन सा विवाह पाया जाता है। तो परिवीक्षा विवाह जो है यह कुकी जनजाति में देखने को मिलता है। तो ए का एक सही हो जाएगा, तो ए का एक से ये कैंसिल हो जाएगा, ये गलत है और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में दिया हुआ है ए का। दूसरे में है हरण विवाह। हरण विवाह जो है गोंड जनजातियों में देखने को मिलता है। तो बी का दो, बी का दो से मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ए ऑप्शन, एक दो। उसके बाद देखते हैं परीक्षण विवाह जो है भील जनजातियों में देखने को मिलता है, जिसे गोल गधेड़ों के नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह जो है खासी जनजाति में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, विवाहों के 8 स्वरूप देखने को मिलते हैं जनजातियों में, 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं जो लिखा हुआ है उसको बता दे रहा हूं कि है क्या इसमें। परिवीक्षा विवाह में क्या होता है, लड़की और लड़का एक साथ रहने की अनुमति होती है। यदि उन दोनों में सहमति बन जाती है तो उनके साथ विवाह हो जाता है, तो उसे हम परिवीक्षा विवाह के नाम से जानते हैं। हरण विवाह, जिसे अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है, यानी लड़का लड़की का क्या करता है, हरण करके लेके जाता है। यह गोंड जनजातियों में देखने को मिलता है। परीक्षण विवाह यानी कि परीक्षा के माध्यम से विवाह होता है, यानी कि लड़के का एक प्रकार से परीक्षण किया जाता है कि वह योग्य है या नहीं।
इसमें सबसे प्रमुख विवाह में आता है गोल गधेड़ों विवाह, जो भील जनजातियों में देखने को मिलता है। इसमें एक पर्व होता है, उस पर्व के अवसर पर लड़कियां नृत्य करती हैं और एक खंभे पे जो है नारियल और चावल को बांध दिया जाता है, और यह शर्त होती है कि इस लड़कियों के घेरे को तोड़ करके जो भी लड़का उस नारियल और चावल को ला देगा, उन घेरों में नृत्य कर रही लड़कियों में से जिसको वह चाहेगा उससे वह क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है। तो यह जो है परीक्षण विवाह के नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह क्या होता है, इसमें खासी जनजातियों में देखने को मिलता है। इसमें होता है क्या कि लड़का जो है लड़की के माता पिता की सेवा करता है और लड़की के माता पिता खुश होकर के लड़की का विवाह लड़के के साथ कर देते हैं। इसे सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। ये जनजातियों में पाए जाने वाले विवाह के स्वरूप हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण का एक स्वरूप है। किसे इसका जनक माना जाता है? विकल्प में है राउंट्री, बाउले, चार्ल्स बूथ, हार्वर्ड। आप लोग भी साथ साथ गेस करते रहिएगा दोस्तों। तो वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक जो है चार्ल्स बूथ महोदय क्यों माना जाता है? तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चार्ल्स बूथ के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों, यह जो है सामाजिक सर्वेक्षण के जनक माने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक थी, लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन इंडिया, जो लंदन से प्रकाशित होती है, और इन्होंने गरीबी और शोषण पर अध्ययन सर्वेक्षण विधि के माध्यम से किया था। तो ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण का जनक चार्ल्स बूथ को माना जाता है। इन्होंने किस पे? गरीबी और शोषण का गरीबी और शोषण का अध्ययन जो है सर्वेक्षण विधि के माध्यम से किया था। और यह अध्ययन इनका कहाँ का था? लंदन का। इन्होंने लंदन में अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक का नाम था लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन। तो इनकी ये पुस्तक भी है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता, सीधा सीधा देखने को नहीं मिलता है कि समाज में खेतिहर यानी कृषक समाज में क्या नहीं मिलता? श्रम विभाजन, कारीगरी का भाव, प्रतिस्पर्धा, विशेषीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें लगभग सभी मिलती जुलते आंसर हैं। आप लोगों को लगेगा कि श्रम विभाजन तो खेतिहर समाजों में देखने को नहीं मिलता है, किंतु ऐसा नहीं है। कृषक समाज में जो है श्रम विभाजन देखने को मिलता है। सभी लोग सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। जैसे महिलाएं जो है हल जोतने का काम नहीं करती हैं, पुरुष करते हैं। बीज की बुआई का काम जो है पुरुष वर्ग करता है। तो इस प्रकार से तमाम तरीके के विभाजन देखने को मिलते हैं खेतिहर समाजों में। कारीगरी का भाव भी सभी व्यक्ति बढ़ई का काम या कृषि का काम, कृषि में भी कुछ विशेषीकरण होता है, उस प्रकार के कामों को सभी लोग नहीं कर सकते हैं। और विशेषीकरण भी बहुत विशेष रूप से नहीं होता है। बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा जो एक औद्योगिक समाज की विशेषता है, यह कृषक समाज में प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई नहीं पड़ती है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा होती है। कृषक भी चाहते हैं कि उनकी खेती से अच्छा मेरी खेती हो, यानी जो फसल मेरी है दूसरे वाले लोगों से अच्छी फसल हो, किंतु सीधा सीधा प्रतिस्पर्धा नहीं होती है उसमें कि किसी को पीछे छोड़ दे, हम अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी भाव होती है। तो यह प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है,
किसने आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है? ध्यान रखिएगा, आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रजातीय संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है किसने? रॉबर्ट पार्क, सी डब्ल्यू मिल्स, ए डब्ल्यू ग्रीन, जे एल गिलिन। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यह जो है रॉबर्ट पार्क की परिभाषा है सात्मीकरण के संदर्भ में। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अधिनियम अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा, अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है। ये चार जो है हिंदू विवाह अधिनियम लिखे हुए हैं, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पहली बार अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। यानी कि एक जाति दूसरी जाति के सदस्यों से विवाह कर सकते हैं, ऐसी मान्यताएं संविधान द्वारा 1954 वाले विशेष हिंदू विवाह अधिनियम में दी गई थी। अब ध्यान रखिएगा, यह विकल्प न हो तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी इसकी चर्चा की गई है। यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के लगभग कई प्रावधान जो है हिंदू विवाह अधिनियम में एटीज रखे गए हैं, तो उसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता इसमें भी दी गई थी। चूंकि यह जो है 1954 जो है पहले आया था अधिनियम, तो इसलिए इसमें जो है 1954 सही होगा। यदि विकल्प नहीं रहता है तो 55 भी सही होगा। और कभी कभी क्या होता है, आयोग वाले इसमें 55 मान भी सकते हैं। चूंकि दोनों में इसकी चर्चा की गई है, तो यह आयोग पे निर्भर करता है कि इस आंसर को मानेगा। किंतु पहली बार बात करेंगे तो अंतरजातीय विवाह की बात जो है 1954 वाले विशेष हिंदू विवाह अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? नीचे कुछ तीन तीन विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन संघर्ष सिद्धांतकारों का समूह है। जैसे कार्ल मार्क्स, सीमेल और पार्सन। तो कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स तो सभी जगह है और हम सभी जानते हैं, समाजशास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति सभी लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है संघर्षवादी रहे हैं। तो इससे तो कार्ल मार्क्स तो सभी में है, तो ये कार्ल मार्क्स तो है ही है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ये पार्सन्स दिया हुआ है, पार्सन्स जो है यह जो है संघर्ष सिद्धांतवादी नहीं है, यह क्या है, पार्सन्स प्रकार्यवादी हैं। तो एक विकल्प तो गलत हो गया, ए क्या है जिसमें पार्सन्स है वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, सोरोखेन जो है चक्रीय सिद्धांतवेत्ता हैं, चक्रीय सिद्धांतवेत्ता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब बचा बी और डी। तो बी से ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने जो है यह संघर्षवादी सिद्धांतवेत्ता है, रेजन हॉर्फर भी संघर्षवादी सिद्धांतवेत्ता है, और डेहरेनडॉर्फ भी क्या है, संघर्षवादी सिद्धांतवेत्ता हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती है? भारत में पाई जाने वाली संयुक्त परिवार प्रणाली किसके माध्यम से क्या होती है, संगठित रहती है? एक ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार के संदर्भ में इरावती कर्वे का अध्ययन है, उसी में उन्होंने यह बताया था कि
संयुक्त परिवार संगठित रहता है क्योंकि उनकी क्या होती है, एक सामान्य संपत्ति होती है, उनकी क्या होती है, एक पितृ पूजा करने या पूजा पद्धति एक तरीके की होती है, और भौतिक समृद्धि के लिए वो सब क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, न कि मोक्ष का साधन। परिवार, संयुक्त परिवार मोक्ष का साधन नहीं है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, 4 गलत है। तो 1, 2, 3 ए विकल्प में है, तो इस प्रकार से ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 4 का कहीं ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रकार से 4 तो वैसे निकल जाएगा। 1, 2, 3 जो है, तीनों ऑप्शन जो है संयुक्त परिवार को संगठित करने के लिए सही है। अगला प्रश्न है, भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, भूमिका परिस्थिति के संदर्भ में सही कथन बताना है। भूमिका और परिस्थिति मैंने कल वाली पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। भूमिका और परिस्थिति की बात जो है राल्फ लिंटन महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राल्फ लिंटन। इनकी एक पुस्तक आती है द स्टडी ऑफ मैन। इसी पुस्तक में इन्होंने भूमिका और परिस्थिति की पहली बार चर्चा किया हुआ है। और भूमिका, परिस्थिति वह होती है जो व्यक्ति को समाज में जो स्थितियां होती हैं उसे उन्होंने परिस्थिति के नाम से जाना है, बताया है। और परिस्थिति से जुड़े हुए कुछ कार्य होते हैं, उन कार्यों को भूमिका के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से राल्फ लिंटन ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं विकल्प में क्या लिखा हुआ है। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप क्या करता है, संपन्न करना है। ये बात सही है कि भूमिका क्या होती है, परिस्थिति के अनुरूप जो व्यवहार होता है उसे करना ही क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। यह तो क्या है, सही है। दूसरा लिखा हुआ है, भूमिका और परिस्थिति में कोई संबंध नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई संबंध नहीं, संबंध होता है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका होती है जिसके माध्यम से ही परिस्थिति की पहचान होती है। तो इस प्रकार से यह संबंधित होता है। यहाँ पे दिया है नहीं होता, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल एक विकल्प सही है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक कार्य पर कौन सिद्धांत बल देता है? योग्यता और पुरस्कार के आधार पर स्तरीकरण किया जाना चाहिए, कौन सा सिद्धांत इस पे बल देता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, योग्यता और पुरस्कार की बात कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत में क्या होता है, पूंजीपति, जिसके पास पूंजी है उसमें योग्यता और पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तो पहले से ही हट जाएगा। यह जो होता है योग्यता और पुरस्कार के सिद्धांत पर आधारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। यानी कि जो जिसके योग्य होगा उसी प्रकार के फल प्राप्त करने के लिए प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मध्य सीमा सिद्धांत की बात करेंगे तो मध्य सीमा सिद्धांत जो है यह समाज के अध्ययन की विधि है। इसका प्रयोग जो है मर्टन द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा कि समाज के सिद्धांत इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि सब कुछ उसमें ले लिया जाए, जो कि अध्ययन ही संभव न हो, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हम एक छोटे से समाज का अध्ययन करके पूरे समाज पे लागू कर सकें, ऐसा भी संभव न हो। तो यह मध्य सीमा का सिद्धांत मर्टन द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद किसके द्वारा दिया गया था? इरविन गॉफमैन, एडमंड हुसर्ल, हर्बर्ट ब्लूमर, अल्फ्रेड सूज। तो आप लोग लगाते रहिएगा दोस्तों। यह जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
और हर्बर्ट ब्लूमर के बारे में बात करें तो व्यक्तियों के बीच जो विशेष अंतःक्रिया होती है, यह अंतःक्रिया प्रतीकों की बड़ी भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, इन अंतःक्रियाओं के लिए क्या होती है, प्रतीकों की बड़ी भूमिका होती है। उसी को उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहा है। फिर से सुन लीजिए आप लोग, हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इन अंतःक्रियाओं में जो है प्रतीकों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, प्रतीक बहुत से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ही उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के नाम से बुलाया है। और ध्यान रखिएगा, ब्रूमर जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के माध्यम से जो है प्रत्यक्षवाद का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। प्रत्यक्षवाद का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। यानी कि जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है जरूरी नहीं है कि वह क्या हो, सत्य हो, क्योंकि बहुत से ऐसी अंतःक्रियाएं जो होती हैं जो प्रतीकों के माध्यम से हो जाती हैं, इसलिए प्रत्यक्षवाद क्या है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, जिसके सभी मनुष्य समान सदस्य हैं वह है। जिसके सभी मनुष्य समान सदस्य हैं वह क्या है, किस जिसे स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, प्रजाति, निर्जातीय समूह या समाज। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, समाज के सभी व्यक्ति क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। बिना समाज के मानव का निर्वाह क्या होता है, असंभव है। इसीलिए कहा जाता है, अरस्तु ने कहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए समाज में रहना ही होगा, नहीं तो वह पशु के समान होगा। इसलिए मनुष्य समान रूप से समाज का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, मैथ्स का कॉलम है, मैथ्स कराना है। तो इधर अध्ययन किए हुए स्थान है, दूसरी तरफ विद्वान का नाम है, मैथ्स कराना है। तो आप सभी जानते होंगे कि मैक्सिकन समुदाय का, मैक्सिको का अध्ययन जो है कौन करता है, रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं और लघु समुदाय की अवधारणा देते हैं। दूसरा, किशनगढ़ी गांव का अध्ययन जो है मैकम मेरियट करते हैं, जहां पे उन्होंने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात करते हैं। रामपुरा गांव का अध्ययन कौन करता है, तो एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, जहां पे उन्होंने प्रभु जात की अवधारणा दिया है, संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया है। उसके बाद समीर पेट गांव का अध्ययन जो आंध्र प्रदेश में था, अब तो तेलंगाना में आ गया है, एस.टी. दुबे करते हैं। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2। तो इस प्रकार से ए विकल्प में है, तो इस प्रकार ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है। ध्यान रखिएगा, कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है, उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो विकल्प में है जोखिम, श्रम, पूंजी, कच्चा माल। तो कारखाना व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, सभी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है, श्रम की आवश्यकता होती है। अगर श्रमिक काम नहीं करेंगे तो कारखाना व्यवस्था क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, श्रम होता है। कार्ल मार्क्स ने इसीलिए कहा था कि श्रमिकों के शोषण से ही पूंजीपति क्या है, पूंजी लगा करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि श्रमिक का हक है, श्रमिकों के हक को जो है पूंजीपतियों द्वारा रख लिया जाता है। इस प्रकार से श्रम जो है कारखाना व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं कहीं हमने पुस्तकों में देखा है पूंजी को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि कारखाना व्यवस्था में कारखाने को स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है,
किन कारखाने को भी संचालित करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि श्रमिक नहीं रहेंगे तो भी मशीनें लगा लेने मात्र से क्या होता है, कारखाना व्यवस्था नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से बी विकल्प ही क्या होगा, सही होगा। अगला है 15वां प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज को वस्तुतः क्या कहा है, एक उपभोक्ता समाज। तो यह कोटेशन आप लोग रट लीजिए। कभी कभी पूछा जाता है उत्तर आधुनिक समाज को उपभोक्ता समाज किसने कहा है, एक लाइन में लिख लीजिएगा आप लोग। तो यह जो है जीन बोल्डी-लार्ड महोदय ने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जीन बोल्डी-लार्ड। जीन बोल्डी-लार्ड के बारे में ये उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार हैं या सिद्धांतवेत्ता हैं, समाजशास्त्री हैं। इनसे कई बार सवाल बनते हैं। जैसे इन्होंने उपभोक्ता समाज की अवधारणा दिया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने प्रतीकात्मक विनिमय की चर्चा की, सॉरी प्रतीकात्मक विनिमय की आलोचना करते हैं। ये आलोचक रहे हैं। उसके बाद बात करें तो इन्होंने सिमुलेशन की अवधारणा दी, अभी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था सिमुलेशन। सिमुलेशन को क्या कहते हैं, प्रतिकृति की अवधारणा इन्होंने दिया है। उसके बाद बात करें, इन्होंने साइबरनेटिक मॉडल की चर्चा की है। साइबरनेटिक मॉडल की चर्चा करती हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे द एगोनी ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, द मिरर ऑफ द प्रोडक्शन, यह इनकी पुस्तकें हैं। यह सब भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग इनकी पुस्तकों को लिख लीजिएगा। जैसे पहली पुस्तक थी इनको द एगोनी ऑफ पावर, उसके बाद एक पुस्तक आती है इनकी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक पुस्तक इनकी और आती है द मिरर ऑफ द प्रोडक्शन। तो यह सब इनकी क्या है, पुस्तकों के नाम है। अगला प्रश्न है, प्रजाति एक निश्चित जैविक अवधारणा है। प्रजाति क्या है, एक निश्चित जैविक अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रभाव अथवा जातीय समानता के द्वारा निर्मित होता है। यह परिभाषा किसने दिया है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, प्रजाति की परिभाषा है ये फ्रेंच बोवास, ए एल क्रोबर, डी जेम्स मजूमदार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह परिभाषा जो है प्रजाति की परिभाषा क्रोबर द्वारा दी गई है। ए एल क्रोबर महोदय ने इसको परिभाषित किया हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, थिंकिंग सोशियोलॉजिकली। थिंकिंग सोशियोलॉजिकली इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, टी एफ लजार्सफेल्ड तथा आर के मर्टन, सी डब्ल्यू मिल्स, वी आर रुगेलो, जिंगमुंड बामैन तथा टीम में। तो यह नई पुस्तक है, आधुनिक समाजशास्त्री हैं जिंगमुंड बामैन तथा टीम ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिंगमुंड बामैन के बारे में बात करें तो इनकी एक अवधारणा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जिंगमुंड बामैन जो है अवधारणा देते हैं, आधुनिक समाज एक विध्वंसकारी समाज है। क्या है, आधुनिक समाज एक विध्वंसकारी
और यह विध्वंस जो है आधुनिकता की उपज है। इन्होंने कहा कि विध्वंस जो है आधुनिकता की उपज है। उसके बाद बात करें तो इन्होंने बताया कि आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण नैतिकता का अभाव है। तो ये सब कोटेशन पूछे जाते हैं। आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण नैतिकता का अभाव है। तो यह भी पूछा जाता है कि आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण नैतिकता का अभाव है, किसने कहा है? तो झिंगमुन बामेन के ये कोटेशन है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के तत्वों के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, संस्कृति के तत्व जो हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो रहे हैं, हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृतिकरण, प्रसार या सात्मीकरण। ये सब अवधारणाओं को देखते हैं। पर संस्कृति ग्रहण वह संस्कृति होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरी संस्कृति से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण, यानी दूसरी संस्कृति से कुछ लेने को हम क्या कहते हैं, पर संस्कृति ग्रहण। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवास महोदय देते हैं। इसमें क्या है, कोई निम्न जाति जैसे द्विज जातियों का क्या करती है, अनुकरण करती है, तो इस अनुकरण वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। सात्मीकरण, इसमें क्या होता है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के समीप आकर के क्या होती है, उसमें समा जाती है, यानी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाती है, तो उसको सात्मीकरण के नाम से जाना जाता है। जबकि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में तत्वों का जो प्रसार होता है, फैलाव होता है, उसे प्रसार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है? सकेंद्रित, यह शहरों के विकास के संदर्भ में दिया गया सिद्धांत है, सकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत। तो यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है, लुईस वर्थ, रॉबर्ट पार्क तथा ई वर्गेस, एफ टानीज, आर डी मैकेंजी। तो सकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत जो है पार्क एवं वर्गेस महोदय द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, मानववाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें मानववाद दिया हुआ है। मानववाद का प्रतिपादन, इन विद्वानों में जो विद्वान लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मानववाद का जो है प्रतिपादन आप लोगों को बता दें एम.एन. राय ने किया है। एम.एन. राय, मानवेंद्र राय की यह जो है अवधारणा है। क्या नाम है, मानवेंद्र राय, मानवेंद्र नाथ राय। अगर इसमें यह विकल्प में यह मानववाद न होकर के मानववाद होता तो इसमें जो है टाइलर सही हो जाते, किंतु यह दिया हुआ है मानववाद, तो इसमें जो है एम.एन. राय सही हो जाएंगे। क्योंकि पहली बार जब आंसर की जारी किया था आयोग ने, उसमें जो है मैके मेरियट को उसने ऑप्शन में दिया था, फिर बाद में इस क्वेश्चन को उसने डिलीट कर दिया था। तो बी सही हो भी सकते हैं, किंतु यह जो है एम.एन. राय की अवधारणा सबसे प्रमुख है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर विकल्प में न रहे, अब आपको इसमें से लगाना ही है, क्योंकि आयोग कुछ भी कर सकता है,
तो मैके मेरियट को आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहीं पूर्ण होता है। यदि दोस्तों आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।